नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और पटना में महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पटना में महागठबंधन का पहला महामंथन हुआ। आरजेडी कार्यालय में हुई इस बैठक में आरजेडी के अलावे कांग्रेस, वीआईपी के मुकेश सैनी और लिफ्ट के नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी और रणनीति के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। बैठक में प्रखंड और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पर भी सहमति बनी। हाथ में हाथ डालकर एकजुटता दिखाने की कोशिश वाली इस तस्वीर के साथ 2025 चुनाव को लेकर हुई पटना में महागठबंधन की पहली बैठक खत्म हो गई। बैठक में साझा रणनीति पर बात हुई। साझा कार्यक्रम के तहत 2025 के चुनाव में उतरने का दावा किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में महीनों से तैर रहा है कि क्या तेजस्वी के चेहरे पर महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। आपको चुनाव में जाना है। इस सवाल का जवाब बैठक के बाद भी साफ साफ नहीं निकल पाया। कृष्णा अल्लावरू का गोलमोल जवाब सुन लीजिए। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी सुप्रीम बॉडी होगी और उस बॉडी का नेतृत्व, अध्यक्षता, चेयरमैनशिप तेजस्वी यादव करेंगे। बैठक में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सबसे बड़ा नेता बताया गया। तेजस्वी के नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात हुई। लेकिन सवाल है कि तेजस्वी महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा तो फिर सीएम उम्मीदवार क्यों नहीं। मीडिया के सवाल पर तेजस्वी मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना बोले, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आप बात सुनो भाई, बात सुनिए ना। हर चीज एक ही दिन दे देंगे। थोड़ा एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिए ना, थोड़े इंतजार का मजा दीजिए। एनडीए में क्लियर है कि नीतीश ही चेहरा होंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। ऐसे में यदि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे हैं तो उनको सीएम उम्मीदवार घोषित करने में क्या दिक्कत है। इस सवाल का जवाब महागठबंधन की बैठक में तो नहीं मिला। लेकिन एनडीए के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो ये भी एक नई चाल है कांग्रेस का, कोऑर्डिनेशन कमेटी राजद को देना। और कांग्रेस इस मामले में एकदम फ्री रहना चाहती है, क्योंकि वो अपना फैसला सोच चुकी है कि हम झोला टांगने वाला पार्टी बिहार में नहीं रहेंगे। महागठबंधन की पटना में हुई पहली बैठक हाथ उठाकर साथ साथ दिखने और दिखाने की तस्वीर के साथ खत्म हो गई। लेकिन ना तो सीटों का सवाल हल हुआ कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और न ही चेहरे पर स्थिति साफ हो पाई। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना में महागठबंधन की बैठक के बीच सांसद पप्पू यादव ने बड़ी मांग रख दी है। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस को कम से कम 100 सीट या उससे ज्यादा सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं तेजस्वी के चेहरे के सवाल पर पप्पू यादव ने यह कहा कि यह आरजेडी का फैसला है, महागठबंधन का नहीं। कांग्रेस को अकेले 100 से ऊपर सीट लड़ने की क्षमता। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जो खुद को कांग्रेस का बताते हैं, पटना में महागठबंधन की बैठक के बीच ही सांसद पप्पू यादव ने बड़ी मांग कर डाली। पप्पू ने कहा कि कांग्रेस को कम से कम 100 सीट या उससे ज्यादा सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। खासकर सीमांचल में ज्यादा से ज्यादा सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए। मैं इतना जानता हूं, कांग्रेस को अकेले 100 से ऊपर सीट लड़ने की क्षमता, 70 सीट नहीं, ऊपर। वहीं तेजस्वी के चेहरे के सवाल पर पप्पू यादव कहते हैं कि ये आरजेडी का फैसला है, महागठबंधन का नहीं। हर पार्टी को निर्णय है अपने नेता को मुख्यमंत्री करने का, और तेजस्वी यादव भी खुद ही कहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनाइए। महागठबंधन की पहली ही बैठक के बीच कांग्रेस के लिए पप्पू यादव की मांग ने एनडीए नेताओं को तंज कसने का मौका दे दिया है। देखिए, आरजेडी की ऐसी बेचारगी कभी लालू यादव जी के जमाने में भी नहीं देखी गई। यह सब तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व के काहिलपन और उनकी अशिक्षा का नतीजा है। तो आरजेडी के नेता पप्पू यादव पर पलटवार कर रहे हैं।
जो लोग महागठबंधन, इंडिया गठबंधन पर ज्ञान दे रहे हैं, उनको अपना ज्ञान अपने पास रखना चाहिए। जबकि कांग्रेस के नेता संभल कर बयान दे रहे हैं। कौन क्या बोल रहा है उससे अभी क्या लेना देना, अभी तो एक साझा कार्यक्रम की जो डिसीजन होना है वो लिया जाएगा। एक तरफ पप्पू यादव ने कांग्रेस के लिए 100 सीट की डिमांड की, तो वीआईपी के मुकेश सहनी 60 सीटों पर दावेदारी जता चुके हैं। लेफ्ट पार्टियां अभी बाकी हैं। ऐसे में सवाल है कि आरजेडी का क्या होगा। खैर, भले ही पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हों, लेकिन जीतने के बाद से ही वो कांग्रेस के समर्थन में खड़े रहे हैं। उनकी पत्नी खुद कांग्रेस की सांसद हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए उनकी बैटिंग आरजेडी की टेंशन बढ़ाने वाली है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, इस बीच मंत्री प्रेम कुमार ने बड़ा दावा कर दिया है कि आरजेडी और कांग्रेस में टूट जल्द होगी। दोनों दल के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। महागठबंधन में भगदड़ के हालात हैं। तो एक तरफ महागठबंधन का महामंथन चला, तो दूसरी तरफ है बड़ा दावा किया जा रहा है मंत्री प्रेम कुमार की तरफ से, और कहा जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस में जल्द टूट हो जाएगी। दोनों दल के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। ऐसे लोग रहते ही हैं, चाहते ही जाकर के, तो नाव डूबने वाला है, कोई जाएगा डूबता ना कुछ रहना चाहेगा। आरजेडी और कांग्रेस से कितने लोग संपर्क? संख्या तो नहीं है, लेकिन हैं लोग संपर्क में। वो आशा करते हैं कि बड़ी संख्या टूट तो लोग आएंगे जाकर के। लोग जान गए कि बिहार में सरकार एनडीए के बनने जा रही है। ये मैसेज चला गया लोगों को, तो भगदड़ की स्थिति जाकर के है, बड़ी संख्या में भाग करके एनडीए में आएंगे। महागठबंधन की बैठक को लेकर के सियासत जारी है। गिरिराज सिंह ने महागठबंधन की बैठक पर तंज कसते हुए पूरे मामले को बंगाल की हिंसा पर जोर दिया। गिरिराज सिंह ने बंगाल वाले बयान को लेकर के सियासत अब सुलग गई है। मोटे यहाँ तो लूट हो, होगा क्या? जनता फिर चाहेगी कि बिहार में भी बंगाल बने। कि हमारी अभी बैठकें शुरू हुई और इनके अंदर खलबली मच गई। महागठबंधन की बैठक पर एनडीए का सियासी हमला जारी है। गिरिराज सिंह ने खाटी देहाती अंदाज में महागठबंधन को मूस की उपमा देते हुए सियासी कनेक्शन बंगाल की हिंसा से जोड़ दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव सत्ता में आने पर बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता ऐसा होने नहीं देगी। मोटे यहाँ तो लूट हो, होगा क्या? जनता फिर चाहेगी कि बिहार में भी बंगाल बने। तेजस्वी यादव तो डिक्लेयर कर दिया कि मैं भी आऊंगा तो बिहार को बंगाल बनाऊंगा। महागठबंधन पर गिरिराज के तंज और बिहार को बंगाल बनाने वाले बयान पर सियासत तेज हो गई। गिरिराज सिंह की कहावत पर आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान ने कविता से ही पलटवार किया। ये मोदी भी ले लो, ये शाह भी ले लो, भले छीन लो रमन और ईरानी, मगर हमको लौटा दो वो कीमतें पुरानी, वो आटा, वो गैस, वो बिजली और पानी, हुजूर होगी बड़ी मेहरबानी। ये बिहार की जनता कह रही है। भाई, गिरिराज सिंह जी और भाजपा तो इतना व्याकुल है कि हमारी अभी बैठकें शुरू हुई और इनके अंदर खलबली मच गई। आगे देखिए क्या होता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा की आग में बड़ी संख्या में हिंदुओं के घर को जलाया गया। सैकड़ों हिंदू परिवार इलाके से पलायन कर चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि बिहार में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। अब गिरिराज सिंह ने तेजस्वी के बयान को ही सियासी हथियार बनाते हुए बिहार को बंगाल बनाने वाला बयान देकर नई सियासी चाल चल दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता धर्मेंद्र कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां अपराधियों के अपहरण के मामले में सरगना मुन्ना ने खुलासा किया है। 7 कारोबारियों से 1,60,00,000 रुपए वसूले गए थे। नालंदा, वैशाली और नवादा के अपराधी। एक और आरोपी नालंदा से गिरफ्तार हुआ है। झारखंड के कारोबारी से 50 लाख वसूली की गई थी। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए। संजय, क्या अपडेट इस मामले में? देखिए राहुल, जो पुणे के कारोबारी थे उनको किडनैप कर लिया गया था पटना एयरपोर्ट पर, और बाद में उनकी हत्या कर दी थी। जो क्रिमिनल्स थे उन्होंने नालंदा में हत्या की थी। हिंसा के
इलाके में और उसके बाद जहानाबाद में डेड बॉडी सड़क किनारे फेंक दी थी। तो किडनैपिंग मर्डर केस का जब इन्वेस्टिगेशन किया पुलिस ने तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे और इसमें एक और पहले ही इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और अब एक और आरोपी नालंदा से गिरफ्तार किया गया है। उसका मुन्ना जो है उसने खुलासा किया, उसके बाद इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। और इस पर सबसे चौंकाने वाली बात है कि जितने भी कारोबारियों को किडनैप किया गया, मामला अब पहले 6 कारोबारियों के अपहरण का था, लेकिन अब ये 7 कारोबारियों के अपहरण की बात सामने आई है। 1,60,00,000 रुपये वसूले गए हैं अब तक। झारखंड के कारोबारी से 50 लाख वसूले गए। इसके अलावा अहमदाबाद के राजकोट के एक स्क्रैप फैक्ट्री के कारोबारी से तकरीबन 60 लाख रुपए वसूले गए। फिरौती की रकम से i20 और स्कॉर्पियो, बुलेट तमाम जो गाड़ियां थी वो खरीदी गई थी। हत्या करने से पहले महाराष्ट्र के कारोबारी के एटीएम से दीदारगंज से पैसे जो थे वो निकाले गए थे। तो बहुत चौंकाने वाला खुलासा है और पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने खुद इसकी जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां तय हैं और तत्काल पुलिस मामले का अनुसंधान कर गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका संजय। वक्फ संशोधित अधिनियम 2025 को लेकर के दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि इस दौरान केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कई नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सियासी पारा हाई है। वक्फ के नाम पर छिड़ी बहस पर 5 मई तक विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात मानते हुए वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को 7 दिन का वक्त दे दिया है। इसके बाद 5 दिन के भीतर विरोधी पक्ष को अपनी बात रखनी होगी। कि जो 5 तारीख की जो मुकर्रर हुआ है उस दिन से पूरे मामले की अंतिम सुनवाई शुरू हो जाएगी। इसलिए अब अंतरिम आदेश का कोई मुद्दा नहीं है, वो मुख्य रूप से जो मेन पिटीशन है उस पर सुनवाई शुरू होगी। एक विशेष बात जो इसमें रही वो देखने वाली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो बड़े कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे जिसमें हम लोग लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे थे न्यायालय के माध्यम से, जैसे वक्फ बाई यूजर पे कई वो आए थे, अमेंडमेंट्स आए थे, उन चीज़ों पे कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये कहा है कि आप अगले तारीख तक न्यायालय के किसी आदेश के आने तक 5 मई को आप कोई आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। यानी कि जिस वक्फ बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को 97 लाख ज्ञापन मिले थे, जिस पर जेपीसी की 38 बैठकें हुई और 128 घंटे चर्चा हुई, संसद से पास उस कानून पर 7 दिन का विराम लग गया है। लेकिन नए वक्फ कानून के लिए विरोधियों के लिए सबसे बड़ा झटका है, सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। इसी आर्टिकल 26 के आधार पर नए वक्फ कानून को चुनौती दी जा रही है। सवाल है कि क्या विपक्ष इस मुद्दे को लेकर कमजोर पिच पर बैटिंग कर रहा है। फिलहाल वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने बस चंद दिनों का विराम लगाया है। 5 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्फ संशोधन कानून को लेकर जारी सियासत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर वक्फ संशोधन कानून के लिए उनका धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि इस समुदाय की लंबे समय से लंबित मांग थी जो पूरी हो गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के विजन पर भी भरोसा जताया। इस दौरान पीएम ने भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट रातों रात नहीं बना, 5 साल तक इस पर चर्चा होती रही। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात और इस मुलाकात के जरिए जो खास करके मुस्लिम समाज के भी लोग हैं वो आभार जता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और बता रहे हैं किस तरीके से ये जो कानून में संशोधन हुआ, नया जो कानून ये बना वक्फ को लेकर के, वो किस तरीके से खास करके गरीब मुस्लिमों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो दाऊदी बोहरा समुदाय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की तस्वीर। माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी है और उनमें हमें आपने जगह दी है, हमारा नाम आया है और जो काम हुआ है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए आपकी ख्वाहिश है कि सबको साथ लेकर चलना है
और जो काम हुआ है और हो रहा है वो इंशाअल्लाह इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए और पूरे देश के लिए बहुत खूब होगा। 100 साल बाद, जैसा गृह मंत्री जी ने उनके इंटरव्यू में पिछले सप्ताह कहा कि हमने सिर्फ माइनॉरिटी को कंसीडर नहीं किया। साहब, ये जो एक्ट आया है वो प्रिवी काउंसिल क्यों लेकर आई? प्रिवी काउंसिल ने ये एक्ट इनैक्ट किया माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन साहब आपने ये एक्ट इनैक्ट किया सिर्फ माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी के लिए। हम देखते आ रहे हैं कि गरीब महिलाएं हो, कम्युनिटी विमेन हो, ये अगर पैसा आवक हो रही है और कानून में बदलाव आ रहा है, उसका फायदा कहीं ना कहीं पहुंचना चाहिए। तो ये सारे विजन जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी उसका बहुत सपोर्ट भी करती है। कि जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया। तो ये रातों रात नहीं आया जी, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की समय। और अब बात करेंगे बिहार के सियासत की खबरों की। तो महिला वोटरों को लुभाने के लिए नीतीश सरकार आज से महिला संवाद कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। महिलाओं से संवाद के लिए सरकार गांव-गांव जाएगी और 2 करोड़ महिलाओं से उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति जानेगी। महिलाओं से उनकी समस्या सुनेगी और समाधान निकाला जाएगा। महिला संवाद 2 महीने तक चलेगा और इसके बाद चर्चा है कि महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा भी हो सकती है। जेडीयू महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष भारती मेहता का इस मुहिम को लेकर के महिलाओं के लिए अहम उन्होंने बताया है कि आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 1200 गांवों के लिए में संपर्क किया जाएगा और महिला संवाद करके एक योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसको झंडी दिखाकर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी रवाना उन्होंने किया है। और इसमें अगले 60 दिनों में सुबह के 9 से 11 बजे और पुनः शाम के 4 से 6 के बीच महिलाओं से विभिन्न पंचायतों तक जाकर संवाद स्थापित किया जाएगा और उनकी समस्याएं, वो समाज को बढ़ाने में क्या सोचती हैं, क्या परेशानियां आ रही हैं, इन तमाम तरह का फीडबैक राज्य सरकार लेगी। खुशी की बात है हमारे महिला प्रकोष्ठ के लिए। लेकिन भारती जी, माना जा रहा है कि वही चुनावी साल और महिला वोटरों की अहमियत को देखते हुए सरकार एक खास वोट बैंक पे नजर गड़ेगी, इसी चलते ये महिला संवाद स्थापित किया जा रहा है। पत्रकार महोदय, अगर ऐसी भी बात हो तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि सबको ही जानता है कि माननीय नीतीश कुमार जी पर विशेष आशीर्वाद महिलाओं का रहता है और बिहार की बेटियों और महिलाओं पर भी विशेष आशीर्वाद नीतीश कुमार जी का रहता है। तो ये तो अन्योन्याश्रय संबंध है माननीय नीतीश कुमार जी और महिला, संपूर्ण बिहार की महिलाओं का। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा और हिंदू परिवारों पर अत्याचार को लेकर भागलपुर में आक्रोश दिखा। बीजेपी के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की और ममता बनर्जी का पुतला दहन किया। बीजेपी ने केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। देखिए, बंगाल के अंदर जो घटनाएं घटी हैं वह बिल्कुल ही निंदनीय है और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और इस पूरे घटनाक्रम में कहीं न कहीं ममता बनर्जी जो वहाँ की सरकार की मुखिया हैं, उन्होंने उकसाने का काम लोगों को किया है। दरभंगा में बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद सांसद ने ये कहा कि दरभंगा रेलवे स्टेशन को 340 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। 340 करोड़ की लागत से दरभंगा रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण हो रहा है और जल्द ही स्टेशन को तोड़कर नए भवन का निर्माण किया जाएगा। पूरे स्टेशन क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। इसके साथ ही आरओ प्लांट, सीवेज भी लगाया गया है और 720 स्टील चेयर और स्टेशन पर प्रवेश द्वार का निर्माण भी कराया जाएगा। दिन है जहां मिथिला के केंद्र दरभंगा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा विश्व स्तरीय स्टेशन निर्माण हेतु 340 करोड़ लगभग की राशि स्वीकृति दी गई थी। उस पर आज समस्तीपुर डिवीजन के हमारे डीआरएम साहब और सारे अधिकारी
इसका निरीक्षण करने आए हैं और विश्व स्तरीय स्टेशन निमित्त यहाँ पर बिल्डिंग बन के तैयार हो गया है। और दरभंगा से खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए सौगात का लाभ जल्द जिलेवासियों को मिलेगा। डीआरएम और दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लहरियासराय में अमृत भारत योजना के तहत बन रहे लहरियासराय स्टेशन साथ ही लो कॉस्ट ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 91 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित करने का शिलान्यास किया था। इसमें समस्तीपुर रेल मंडल में 1000 करोड़ से कुल 21 स्टेशनों को विकसित करने का काम तेजी से चल रहा है। लहरियासराय स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य से डीआरएम और सांसद संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। इस दौरान अधिकारियों को तेजी से काम के निर्देश दिए गए। वहीं स्टेशन और लो कॉस्ट ओवरब्रिज के निर्माण को भी तेजी से खत्म करने का निर्देश दिया गया। तो फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे।